चलिए बैठ जाइए बच्चों, शुरू करते हैं फिर डिस्कशन। ठीक है, तो आज हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं रेडिएशन पे। ठीक है, रेडिएशन पे डिस्कशन करेंगे। एक छोटा सा डिस्कशन रह रहा है ग्रोथ ऑफ आइस, तो उस पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं फिर। तो एक क्वेश्चन में डाउट था। बोलिए बोलिए। So a boat floating in a lake is carrying a numbers of conch balls. If the conch ball are unloaded into water, then water level. हाँ, ये तो हम लोगों ने बेटा इस टाइप के कई सारे सवाल करे थे ना। क्या लगता है आपको, मतलब वाटर लेवल ऑफ लेक पूछा होगा ना कि बढ़ेगा घटेगा। ये तो वही पूछा है। हाँ हाँ कॉर्क बॉल है। हाँ हाँ, कॉर्क बॉल भी सिंक कर जाएगा, है ना। तो जैसे हम लोगों ने स्टोन्स के लिए पढ़ा था, सेम कॉर्क बॉल के लिए भी होगा, क्योंकि वो भी सिंक कर जाएंगे ना। तो पहले फ्लोट कर रहे हैं, जब उनको बोट से बाहर फेंक देंगे तो सिंक कर जाएंगे। तो जैसा हम लोगों ने स्टोन्स के लिए पढ़ा था, एग्जैक्टली सेम डिस्कशन होगा, कुछ भी अंतर नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो स्टोन वाले केस में डिक्रीज था ना आंसर। एब्सोल्युटली डिक्रीज था। तो यहाँ पे रिमेन सेम दिया है। रिमेन सेम दिया है। यस सर। अच्छा, एक बार आप फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं कोई चीज मिस तो नहीं कर रहा हूँ, ऐसा है ना कि। बोट फ्लोट हाँ हाँ, बोलिए। A boat floating in a lake is carrying a numbers of conch ball. If the conch ball are unloaded into water, then water level will. ओके, तो ये भी बॉल जो होता है ना उसका वेट काफी कम होता है। एक सेकंड सर बच्चों, कॉर्क मैं बॉल फ्लोट करेगा ना। हाँ मैं एक चेक कर लेता हूँ ना, सिंक करेगा कॉर्क बॉल या फ्लोट करेगा। कॉर्क फ्लोट करेगा। वुडन टाइप का मटेरियल होता है ना, मैं एक सेकंड चेक कर लेता हूँ ना। कॉर्क सो वुड नहीं होता है। वुड नहीं होता है। गूगल में देखा था तो बोला था काफी लाइट वेटेड होता है। ओके, सर वो तो रबर टाइप होता है। अच्छा, मतलब अगर देखो कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे स्टोन अगर सिंक कर जाएगा तो वाटर लेवल घटेगा, अगर फ्लोट कर रहा है, पहले भी फ्लोट कर रहा है, तो कोई फिर फर्क नहीं पड़ेगा। मैं चेक कर लेता हूँ फ्लोट करता है वाटर में या नहीं। डज इट फ्लोट? तो अरे हाँ, फ्लोट करता है बच्चों, कॉर्क फ्लोट करता है। तो देखो अगर सिंक कर जाता तो लेवल डिक्रीज करता, पहले भी फ्लोट कर रहा है बाद में भी फ्लोट कर रहा है, तो वाटर लेवल पे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग को दिया था कि जैसे मान लो स्टोन्स हैं, ठीक है, आप स्टोन्स अगर पानी में डालोगे तो क्या होगा कि पहले फ्लोट कर रहे हैं स्टोन्स जब नाव में है या बोट में है जो भी है, फिर जब डाल दोगे तो नीचे सिंक कर जाएंगे। यानी पहले जब वाटर डिस्प्लेस कर रहे थे तो ज्यादा था क्योंकि फ्लोट कर रहे थे, बाद में केवल अपने वॉल्यूम के बराबर डिस्प्लेस करेंगे, बाद में वॉल्यूम डिस्प्लेस कम हो जाएगा, पहले वॉल्यूम डिस्प्लेस ज्यादा होगा। तो वॉल्यूम पहले ज्यादा डिस्प्लेस करेंगे, बाद में कम डिस्प्लेस करेंगे वाटर वॉल्यूम, तो वाटर लेवल नीचे गिर जाएगा। यहाँ पे पहले फ्लोट कर रहे हैं, जब आपने वापस पानी पे फेंक दिया तो वापस से फ्लोट कर रहे हैं। अगर वापस से फ्लोट कर रहे हैं तो इसका मतलब पहले ही फ्लोट कर रहे थे, वापस अगेन फ्लोट कर रहे हैं। तो जितना पहले पानी डिस्प्लेस कर रहे थे बाद में भी उतना ही पानी डिस्प्लेस करेंगे, तो वाटर लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ है आपको? यस सर। हम्म, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास में ना डीपीपी डिस्कस कर लीजिएगा। डीपीपी हाँ सर। कंप्लीट हो गई आपकी? फ्लूइड्स इसी वाले चैप्टर की थर्मल में है। अच्छा अच्छा, फ्लूइड फ्लूइड का करना है और थर्मल का करना है। सर फ्लूइड्स का आज कर दीजिएगा, हो फ्लूइड्स जाएगा। का ओके, यस सर। ठीक है। और सिलेबस आपका अपडेट हो गया? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पूरा आ रहा है ना शायद, कुछ उसमें कुछ पहले भी वही था। अच्छा वही था। मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा सा कुछ कम होगा, पर आई थिंक देखते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अगर आज समय रहेगा तो आज डिस्कशन करेंगे, नहीं तो कल तो करेंगे। रेडिएशन, रेडिएशन बच्चों करने से पहले थोड़ा सा हम लोग करेंगे ग्रोथ ऑफ आइस इन लेक। ठीक है, ये एक टॉपिक रह गया था पिछली क्लास में, तो हेडिंग डाल दीजिए ग्रोथ ऑफ आइस। ग्रोथ ऑफ आइस, ठीक है। इससे बच्चों हम लोगों ने पहले भी ऑलरेडी इस पे थोड़ा सा डिस्कशन किया था जब हम लोग पढ़ रहे थे एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। तो जो मैरीन लाइफ पॉसिबल होती है, जो सी लाइफ पॉसिबल होती है, वो उसी का डिस्कशन है कि ऊपर आइस हो जाता है और नीचे वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रहता है, तो वहां पे लाइफ पॉसिबल होती है, और ऊपर आइस ग्रोथ हो जाता है। तो आप
आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो यही पढ़ने वाले हैं कि जो आइस ग्रो कर रहा है वो कैसे ग्रो करेगा, मतलब उसकी रेट ऑफ ग्रोथ क्या होगी, टाइम के साथ कैसे ग्रोथ चेंज होगी, तो वही हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो मान लीजिए बच्चों ऐसा कि ये एक लेक है, ठीक है, और यहां पे पूरा ऐसा वाटर है, ठीक है, और ऊपर सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो लगातार घटते घटते ऊपर का टेम्परेचर माइनस में पहुंच गया है। तो मैं माइनस में कुछ ले लेता हूं, -T°C ले लेता हूं, ठीक है, ठीक है, 0 से नीचे जा चुका है टेम्परेचर, -T°C पे है बाहर का टेम्परेचर, ठीक है। अब इस माइनस में टेम्परेचर जाने की वजह से क्या हुआ होगा कि ऊपर, चूंकि माइनस में टेम्परेचर है तो ऊपर वाली लेयर कन्वर्ट हो गई होगी आइस में, ठीक है, क्योंकि 4°C के नीचे जैसे ही एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जाएगा, जो कन्वेक्शन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स घूम रहे थे, मतलब नीचे जा रहे थे, डेंसिटी चेंज हो रही थी, अब वो नहीं होगा। 4°C से नीचे जैसे ही एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जाएगा, जो पानी 4°C का ऊपर रहेगा वो ऊपर ही रहेगा, वो नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि 4°C से नीचे जाने पे पानी की डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो इधर ज्यादा डेंस है तो नीचे रहेगा, और 4°C का जो पानी है उसकी डेंसिटी कम है तो वो ऊपर रहेगा, ठीक है। 3°C, 2°C, 1°C, तो उसकी डेंसिटी कम है तो वो ऊपर रहेगा। अब जो पानी ऊपर रह गया, अब उस पर आइस फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा मान लेते हैं कि कुछ थिकनेस तक आइस फॉर्म हो चुका है, ठीक है। तो मान लेते हैं कुछ ऐसी सिचुएशन है कि यहां तक कुछ आइस ऐसा फॉर्म हो चुका है, ठीक है, ये पूरा आइस फॉर्म हो चुका है, यहां पूरा आइस है, ठीक है, और नीचे तो x थिकनेस तक हम लोग मान लेते हैं कि आइस फॉर्म हो चुका है x थिकनेस तक, और आगे ग्रोथ आइस की हो रही है अभी, है ना, -T°C है, x डेप्थ तक आइस फॉर्म हो चुका है और आगे भी आइस का फॉर्मेशन कंटिन्यू हो रहा है। तो ऐसा मान लेते हैं x डेप्थ के बाद dx थिकनेस की आइस और फॉर्म हो जाती है, ठीक है, x तक फॉर्म हो चुकी है और dx थिकनेस की आइस और फॉर्म होती है। अब देखिए बच्चों, आपको समझना होगा कि आइस क्यों फॉर्म हो रही होगी। तो आइस इसलिए फॉर्म हो रही है क्योंकि चूंकि बाहर का टेम्परेचर -T°C है और नीचे का टेम्परेचर 4°C है, और जो आइस के कांटेक्ट में पानी है उसका टेम्परेचर 0°C है, मतलब उसका फ्रीजिंग शुरू होगा। जैसे ये जो dx थिकनेस की आइस है, सॉरी, ये जो dx थिकनेस का वाटर लेयर है, अब इसमें आइस फॉर्मेशन शुरू होगा, इसकी फ्रीजिंग शुरू होगी। तो अगर इसकी फ्रीजिंग शुरू होगी, वो फ्रीजिंग क्यों होगी? क्योंकि यहां टेम्परेचर -T°C है और यहां पे टेम्परेचर 0°C है। ये जो लेयर ऑफ वाटर है जो कि अभी आइस फॉर्म होगा थोड़ी देर के बाद, उसका टेम्परेचर 0°C है। तो होगा क्या, हायर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर, और बीच में ये आइस की लेयर है, ठीक है। अब ये आइस की लेयर एक्ट करेगी एज अ कंडक्टिंग मटेरियल, या कंडक्टिंग जो कंडक्टर की लेयर की तरह एक्ट करेगी, और यहां से हीट क्रॉस करके ऊपर जाएगी, ठीक है। हीट क्यों जाएगी? क्योंकि हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है। तो ये 0°C हायर टेम्परेचर, -T°C लोअर टेम्परेचर, तो यहां पे टेम्परेचर ग्रेडियंट जनरेट हो गया, तो यहां से हीट निकल के ऊपर जाएगी, ठीक है। तो हमें यह पता है कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के थ्रू, dQ/dt रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, तो हम लोग लिखते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। इस केस में आइस है तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस Ka, ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ आइस। तो मान लीजिए पूरे लेक का एरिया ए है, जहां पूरे लेक में आइस जमी है, उस पूरे लेक का एरिया ए है। तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, ये पूरा ए है, पूरे लेक मान लीजिए ऐसा ही है, तो ये पूरा जो एरिया है ये ए है, ठीक है। आपको तो ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा पूरे प्लेन में होगा ना लेक पूरा ऐसा, तो पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ आइस डिवाइडेड बाय लेंथ L। अगर बच्चों तुम लोग को समझ में आ रहा होगा तो तुम लोग थोड़ा सा मुझे ये वाला पार्ट लिखने में हेल्प करो कि Ka थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ आइस, बाई L। तो L पे क्या आएगा? टेम्परेचर डिफरेंस में लिख देता हूं, हायर टेम्परेचर 0 माइनस लोअर टेम्परेचर -T। आप में से कोई बताना चाहेगा बच्चों यहां पे क्या लिखूं मैं? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, तो रेट ऑफ हीट, यहां से हीट निकल के 0°C से -T°C पे जा रही है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस, इस आइस का ये जो पार्ट ऑलरेडी बन चुका है उसके थ्रू आइस जा रही है, तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस लिख देंगे।
और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ आइस, मान लीजिए मेरा हाथ ऐसा आइस है, तो ये थिकनेस हो गई आइस की, और एरिया हम लोग ये लिख रहे हैं ऊपर वाला, ये वाला एरिया, ठीक है, तो वो ए लिख दिया। अब मुझे बता दो ये यहां पे मैं क्या लिखूं डायग्राम के मदद से, अगर आप लोग क्लियर हो रहा, कोई बताना चाहे। सर x एक्स, x वेरी गुड, plus dx. एक्स प्लस डी एक्स या एक्स प्लस डी एक्स क्यों नहीं लिखेंगे, डीएक्स बहुत स्मॉल थिकनेस है तो एक्स के कंपेरेटिवली वो छोटी हो जाएगी। बाकी अगर बिल्कुल प्रिसाइजली देखा जाए तो एक्स प्लस डीएक्स लिखना चाहिए, पर चूंकि डीएक्स बहुत छोटा है तो इसलिए केवल एक्स लिखेंगे। वेरी गुड, तो के ए बाई एक्स, और ये आपका बन गया जो हम लोगों ने डी क्यू बाई डी टी हीट करंट का एक्सप्रेशन पढ़ा था वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं, के ए बाई एक्स और 0 माइनस ऑफ माइनस टी, तो ये टी हो जाएगा। अब बच्चों इधर देखिएगा, डी डी टी ऑफ क्यू लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। 0 डिग्री सेल्सियस का आइस है, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है ना, ये वाला 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है। जब हीट इससे चली जाएगी तो ये 0 डिग्री सेल्सियस का आइस में बदल जाएगा। अभी 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, ठीक है, जब इससे हीट चली जाएगी बाहर तो ये 0 डिग्री सेल्सियस के आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि कितनी हीट बाहर जानी चाहिए, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस का भी वाटर है, जब हीट इससे निकाल ली जाएगी, इस 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर से हीट बाहर पहुंच जाएगी, तब ये 0 डिग्री सेल्सियस का आइस का लेयर बन जाएगा। तो कोई अगर बताना चाहे कि कितना हीट जाएगा तो ये 0 डिग्री सेल्सियस का जो पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस का आइस बन जाएगा। कोई बताना चाहेगा बच्चों कितनी हीट जाएगी? m इंटू एल, वेरी गुड, m इंटू एल। m इंटू एल इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, जैसे हम यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब जब वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस का आइस बनेगा तो इतनी हीट यहां से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ओके, तो यहां पे देखिए बच्चों हम लोग को लिखना है dq बाई dt, ध्यान से देखिएगा, तो मैं ये dq का टर्म लिखने जा रहा हूं, ठीक है, तो dq लिखना है, तो हमें पता है m इंटू एल होगा, q जो हीट यहां से निकलेगी, तो चूंकि dq की वैल्यू लिखनी है, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो चेंज नहीं होता, कांस्टेंट है, तो एज इट इज रहेगा। dq की जगह बच्चों आप लिखेंगे dm, ठीक है, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया तो dq बराबर LDM। अब L लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, dm मतलब ये जो dx थिकनेस का वाटर है जो ये आइस में कन्वर्ट होगा, तो dm का मतलब ये जो dx थिकनेस का वाटर लेयर है इसकी बात कर रहे हैं, dx थिकनेस का जो वाटर लेयर है इसकी बात कर रहे हैं, dm मास इसी लेयर का मास है। तो कैसे लिखेंगे इस लेयर का मास, ध्यान से देखिए बच्चों, लिख रहा हूं मैं मास dm, तो मास होता है डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर लिखना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर में लिखूंगा मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इनटू dx थिकनेस, ठीक है, ये dm की वैल्यू हो जाएगी। कैसे सर ये dm कैसे हो गया? देखिए मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो रो हो गए डेंसिटी, डेंसिटी इज वाटर की डेंसिटी, ठीक है, और A इंटू dx, A क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लेक, ये जो जैसे मैंने बताया था कि मान लीजिए ये लेक है, ठीक है, तो इसका एरिया ये A और थिकनेस dx, ठीक है, तो ये इस dx वॉल्यूम ऑफ वाटर का मास दे देगा। अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू dx से मल्टीप्लाई करूंगा तो वॉल्यूम आ जाएगा, और फिर इसी को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस dx वॉल्यूम का जो वाटर है उसका मास आ जाएगा, तो रो ए dx इस dx वॉल्यूम के वाटर का मास है, ठीक है, तो रो ए dx इंटू LF, ये dq हो जाएगा, तो मैं यहां पे dq की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो dq बराबर आ जाएगा रो ए dx, रो ए dx इंटू LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये dq हो गया डिवाइडेड बाई dt बराबर के ए टी बाई एक्स। अब जब मैं यहां पे निकालना चाहता हूं कि ग्रोथ रेट क्या है ना, मतलब x और टाइम में रिलेशन चाहता हूं कि किस रेट से आइस ग्रो कर रही है, ठीक है, तो देखिए L रो ए कांस्टेंट है, dx dt के ए टी कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, तो x को इधर ले आता हूं तो ये बन जाएगा x dx बराबर के ए टी पूरा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय L रो ए, और ये dt इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर दीजिए, जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, देखिए लिमिट्स, जब टाइम t बराबर 0 है तो मान लेते हैं आइस की ग्रोथ 0 थी, एट एनी टाइम t लेट से कि आइस में जो ग्रोथ हो चुकी है वो x हो चुकी है, ठीक है,
तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इधर बनेगा एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट्स रखने के बाद ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, और इधर इस साइड में आप लिमिट्स रखेंगे तो के ए टी, अच्छा ए से ए बच्चों कैंसिल भी हो जाएगा, एरिया ऑफ लेक कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, के टी डिवाइड बाय एल रो, और 0 से t तक लिमिट रखेंगे, dt का इंटीग्रेशन 0 से t लिमिट रखेंगे तो केवल t बचेगा, ठीक है। तो यहां से देखिए एक्स स्क्वायर बराबर के टी बाय एल रो इंटू टी, तो यहां से हम लोग को समझ में आता है कि जो एक्स स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, तो जो ग्रोथ यानी जो समय लग रहा है, ठीक है, आइस के ग्रो होने का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के, ठीक है। आप ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, इधर सब भेज के आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। जो ग्रोथ का टाइम है वो थिकनेस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मैं इसमें एक आपको सवाल भी करा दूंगा कि कैसे पूछा जा सकता है आपसे। देखिए आपको ये समझ में आ जाए बहुत बढ़िया बात है ना। जो मैंने डिस्कशन किया अगर आपको ये क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। नहीं रहता है तो लास्ट में ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि जो ग्रोथ ऑफ आइस है यानी जो थिकनेस ऑफ आइस है उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना उसको समय लगा ग्रो करने के लिए। तो ये एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। पूरा समझ में आ जाता तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। नोट कर लीजिए, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। और समझ के लिखिएगा बच्चों, अगर कहीं पे नहीं क्लियर हो रहा है तो आप बोर्ड की हेल्प ले लीजिएगा। समझ के लिखिए हर पॉइंट। कुछ आपको लगता है कि डाउट है तो पूछ लीजिए। हेलो सर। सर हाँ हाँ बोलिए। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके। बच्चों लिख लिया हो तो मैं चेंज करूं फिर? यस चल हो गया। ठीक है, मैं इसको एक बार और किसी को डाउट है तो एक्सप्लेन करता हूं। देखिए हम क्या निकालना चाह रहे हैं कि जो ग्रोथ है आइस का उसका टाइम के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि बाहर का टेम्परेचर कुछ नेगेटिव में है, -1 -2 कुछ भी, ठीक है, और आइस ग्रो करना शुरू हो गई है लेक में, तो कुछ एक्स डिस्टेंस तक ग्रो हो गई है और अगला डीएक्स थिकनेस ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो जो डीएक्स थिकनेस ग्रो हो रहा है उस समय हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर dq by dt इज इक्वल टू के बाई एल इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी देखिए 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, ठीक है। आइस बनने से पहले वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा और वही वाला वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में आएगा जो आइस के कांटेक्ट में है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस। अब जब ये 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस का आइस में कन्वर्ट होगा तो इसकी हीट बाहर जाएगी एटमॉस्फेयर में, ठीक है।
हीट एटमॉस्फेयर में बाहर जाएगी। तो 0 डिग्री सेल्सियस का, जब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस का आइस बनेगा तो कितनी हीट एटमॉस्फेयर में जाएगी, m इंटू एल, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू मास ऑफ आइस, सॉरी मास ऑफ वाटर जो कन्वर्ट हो रहा है आइस में, तो m इंटू एल। अब कैसे निकालेंगे m, कितना मास ऑफ आइस कन्वर्ट हो रहा है, तो जो एरिया ऑफ लेक है उसको हम थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एरिया ऑफ लेक को थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आएगा जो आइस में कन्वर्ट होने वाला है, A dx, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू थिकनेस। उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आ जाएगा वाटर का जो कि आइस में कन्वर्ट होने वाला है, तो ये मास ऑफ आइस हो जाएगा। तो इतना आइस कन्वर्ट होगा, इतना वाटर कन्वर्ट होगा आइस में इनटू एल, ठीक है, इतनी हीट बाहर जाएगी। तो dq की जगह ये वैल्यू रख देंगे, एल ए रो dx, एल ए रो dx रख देंगे, dt एज इट इज आ गया। अच्छा ये वाला हिस्सा समझिए, ये थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस है K, और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी जिसके थ्रू आइस निकल के ऊपर जाएगी, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई x थिकनेस है ना जिसके थ्रू आइस जाएगी, और ये टेम्परेचर डिफरेंस, तो 0 माइनस ऑफ माइनस टी, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस। फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया है, एक्स स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, या फिर आप बोल सकते हैं टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा मैं बच्चों आप लोग को एक सिंपल सा सवाल देता हूं, इसी पे बेस्ड आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए कि क्या है, कैसे होगा। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा। तो सवाल बच्चों ऐसा है कि 3 सेंटीमीटर आइस ग्रो करने पे एक लेक में, टू ग्रो आइस अप टू 3 सेंटीमीटर ऑफ थिकनेस इट टेक्स 8 आवर्स, ठीक है, 8 आवर्स लगते हैं 3 सेंटीमीटर तक ग्रो करने में। तो बताइए अगले 3 सेंटीमीटर ग्रो करने में कितना समय लगेगा, नेक्स्ट 3 सेंटीमीटर ग्रो करने में कितना समय लगेगा। पहले 3 सेंटीमीटर ग्रो करने में 8 आवर्स लगते हैं, तो अगले 3 सेंटीमीटर ग्रो करने में कितना समय लगेगा। थोड़ा सोचिए बच्चों, फॉर्मूला तो है ही आपके पास, फिर मैं समझाता हूं आपको। बस जिनका भी आंसर आ जाए बता दीजिएगा, कुछ आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर कितना आएगा। 24 आवर्स आ रहा है शायद। 24 आवर्स, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। और कोई कुछ बताएगा। So 24 hours are 24 24 आवर्स आ रहा है, ओके ओके। एक्सप्लेन करना चाहेगा कोई कि कैसे 24 आवर्स। तो नेक्स्ट 3 सेंटीमीटर के लिए मतलब 6 सेंटीमीटर रख के निकालना टाइम है, ले लेंगे हम। यस सर, 6 लिख देंगे सर एक्स के लिए। हाँ एंड एब्सोल्युटली, देन 3 सेंटीमीटर का टाइम माइनस कर दिया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो देखिए बच्चों, जैसे t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो 3 सेंटीमीटर के लिए 8 आवर्स लगते हैं ना, तो 8 आवर्स और 3 सेंटीमीटर तो 3 का स्क्वायर। फिर पूछा गया कि बाकी बताओ नेक्स्ट 3 सेंटीमीटर के लिए कितना लगेगा, तो हमें नहीं पता, लेकिन हम एक काम करते हैं, 3 की जगह जो नेक्स्ट है वो 6 रख देंगे, कि 0 से 3 सेंटीमीटर के ग्रोथ का समय निकाल लेंगे और 0 से 6 सेंटीमीटर के ग्रोथ का समय निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये जो t देगा आपको, ये 0 से 6 सेंटीमीटर की ग्रोथ का टाइम देगा, ठीक है। तो जैसे 0 से 3 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है, उसके लिए समय पता है आपको कि 8 आवर्स लगते हैं, तो 0 से लेकर 6 सेंटीमीटर तक में कितना टाइम लगेगा ग्रो करने के लिए वो निकाल लेते हैं। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाई t, ये बन जाएगा बच्चों 1/2 का होल स्क्वायर, यानी 1/4, तो टोटल टाइम आ जाएगा 32 आवर्स, ठीक है। 32 आवर लगेंगे पूरे 6 सेंटीमीटर को ग्रो करने के लिए, ठीक है। अब चूंकि पहले 3 सेंटीमीटर को ग्रो करने में 8 आवर्स लगे थे,
है ना, और टोटल 6 सेंटीमीटर के लिए 32 आवर्स लग रहे हैं। तो नेक्स्ट 3 सेंटीमीटर के लिए जो लगेगा, मान लेते हैं टी डैश बोल देते हैं उसको, तो टोटल 32 लगा था और पहले 3 सेंटीमीटर के लिए 8 लगा था, तो 24 आवर्स में अगले 3 सेंटीमीटर ग्रो करेगा। तो पहले 3 सेंटीमीटर 8 आवर्स में ग्रो कर जाएगा, फिर अगले 3 सेंटीमीटर 24 आवर्स में ग्रो करेगा। बच्चों इसका कोई एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में आ रहा हो कि क्यों ऐसा हो रहा है कि पहले 3 सेंटीमीटर जल्दी ग्रो कर गया, फिर अगले 3 सेंटीमीटर में आप लग रहा है देख रहे हैं लगभग 3 टाइम्स टाइम लग रहा है। अगले देखिए, अच्छा इसमें एक चीज और बच्चों, पहला 3 सेंटीमीटर, अगला 3 सेंटीमीटर, फिर उसका अगला 3 सेंटीमीटर, इनमें जो रेशियो होगा 1:3:5 होगा। मतलब जैसे पहला 1 सेंटीमीटर, फिर अगला 1 सेंटीमीटर, फिर अगला 1 सेंटीमीटर, इनमें जो टाइम लगेगा उनका रेशियो 1:3:5 होगा। जैसे ये देखिए, पहले 3 सेंटीमीटर और अगले 3 सेंटीमीटर में रेशियो 1:3 है। मैं फिर से पूछूं कि आप बताओ अगला 3 सेंटीमीटर कितने टाइम में ग्रो होगा, तो 40 आवर्स में ग्रो होगा, क्योंकि 8 3 24 एंड 8 5 40। तो जो अगला 3 सेंटीमीटर ग्रो करेगा उसमें इन सब में रेशियो 1:3:5 होगा। तो x सेंटीमीटर ग्रो करने में, फिर अगला x सेंटीमीटर ग्रो करने में, फिर अगला x सेंटीमीटर ग्रो करने में जो समय लगेगा उनका रेशियो होगा 1:3:5। होपफुली आप समझ गए होंगे बच्चों, नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि किसी को एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा होगा कि पहले 8 आवर्स 3 सेंटीमीटर 8 आवर्स में, फिर अगले 3 सेंटीमीटर को ग्रो करने में 24 आवर्स लग गए। सर जो आइस बन गई होगी ऊपर वो इंसुलेशन का काम करेगी, तो फिर बिल्कुल। नीचे वाले को हाँ टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक्सप्लेनेशन यही है कि जब आइस की लेयर 3 सेंटीमीटर तक थिक है तो हीट ज्यादा इजिली ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। और फिर जब 6 सेंटीमीटर, तो जैसे जैसे थिकनेस ऑफ आइस बढ़ता जाएगा हीट ट्रांसफर की रेट कम होती जाएगी, है ना, dQ/dt इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। तो जैसे जैसे L बढ़ता जाएगा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर घटता जाएगा, तो आइस जमने की जो रेट होगी, आइस का जो रेट होगा वो घटता जाएगा, इसलिए समय ज्यादा लगेगा। तो 1 सेंटीमीटर, फिर अगला 1 सेंटीमीटर, फिर अगला 1 सेंटीमीटर बनने में रेशियो जो होगा टाइम का 1:3:5 होगा। अब बच्चों जो लिख चुके हैं सब कुछ, अगली हेडिंग डाल दीजिए रेडिएशन। कुछ डाउट हो बच्चों तो पूछ लीजिए। आपको पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं याद आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप एक चीज याद रखिए, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x², बस। रेडिएशन, तो बच्चों 3 हम लोगों ने मोड ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़े थे। पहला कंडक्शन था, दूसरा कन्वेक्शन था, तीसरा रेडिएशन है। तो कन्वेक्शन से ज्यादा कुछ हमारे सवाल बनते नहीं है और सिलेबस में नहीं है उसका बहुत डिटेल में डिस्कशन। मैं लास्ट में उसमें हालांकि 1-2 पॉइंट्स और लिखवाऊंगा आपको, पर जो मेन है कंडक्शन और रेडिएशन जिनसे खूब सारे सवाल बनते हैं, तो पहले आइए उनको कवर करते हैं। तो थर्मल रेडिएशन बच्चों हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है। थर्मल रेडिएशन के बारे में बच्चों ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर होगा, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर होगा, ये रेडिएशन एमिट करते हैं, ठीक है। ये एनर्जी एमिट करते हैं अपने सराउंडिंग में, ठीक है, एनर्जी एमिट करते हैं ऐसे अपने सराउंडिंग में, एनर्जी एमिट करते हैं ऐसे सराउंडिंग में। और ये जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी इनकी रेडिएशन की, वो सारी प्रॉपर्टीज, सारी की सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी किसके, लाइट के, क्योंकि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो क्या सर इनमें इंटरफेरेंस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या इनको हम लोग पोलराइज कर सकते हैं? बिल्कुल पोलराइज कर सकते हैं। क्या ये स्ट्रेट लाइन में जाते हैं? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाते हैं। क्या इनकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है? बिल्कुल 3 × 10⁸ है। तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जितने भी लाइट की प्रॉपर्टीज हैं वो इसमें वैलिड रहेंगी।
तो रेडिएशन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जहां पे मीडियम की जरूरत नहीं होती। आपने देखा कंडक्शन में कन्वेक्शन दोनों में क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स के बिना हीट ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स एक जगह वाइब्रेट करके अपने एडजेसेंट मॉलिक्यूल को एनर्जी देंगे, फिर ऐसे करके करते करते एक एंड से दूसरे एंड तक हीट जाती है। कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल खुद एनर्जी लेके ऊपर जाता है ना, तो उनमें मीडियम की रिक्वायरमेंट है। इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एनर्जी ट्रांसफर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक या ऑब्जेक्ट से जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इसी को बच्चों हम लोग थर्मल रेडिएशन कहते हैं। मैं थोड़ा आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि बच्चों ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों निकलती होंगी? क्या आप लोगों के दिमाग में कुछ एक्सप्लेनेशन है क्या इसका कि जैसे मैंने कहा कि 0 केल्विन से ऊपर होगा तो ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा, अगर 0 केल्विन पे हो गया ऑब्जेक्ट तो फिर रेडिएशंस एमिट नहीं होंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर मस्ट बी मोर देन 0 केल्विन। 0 केल्विन टेम्परेचर पे रेडिएशंस एमिट नहीं होते। तो बच्चों कोई आप में से कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहे कि ऐसा क्या होता है 0 केल्विन टेम्परेचर से ऊपर जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हाँ सर 0 केल्विन पे रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स सीज हो जाते हैं। 0 केल्विन पे वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल सीज हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। Yes, sir. तो देखिए बच्चों होता क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं ना उसका कारण क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं इस मटेरियल के अंदर, अब ये मटेरियल कुछ भी हो सकता है, ये सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। यानी रेडिएशंस आपको तीनों टाइप के मटेरियल में देखने को मिलेगा। मतलब आप सॉलिड मटेरियल को हीट करके रख देंगे, रेडिएशन होगा। लिक्विड को हीट करके रख देंगे, रेडिएशन होगा। गैस को हीट करके रख देंगे तो रेडिएशन होगा। क्यों होता है रेडिएशन? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स जिनसे मिलकर सब्सटेंस बना होता है हायर टेम्परेचर पे यानी 0 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर में वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उनके वाइब्रेशन से निकलते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है उसको एक्सेलरेट कराते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करता है। तो इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं वो वाइब्रेट करते हैं, उनके वाइब्रेशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट होती हैं और वही एनर्जी ट्रांसफर का रीजन है। तो थोड़ा सा लिखते हैं बच्चों थर्मल रेडिएशन के बारे में। मेन हेडिंग डाल दीजिए थर्मल रेडिएशन या रेडिएशन और लिखते हैं इसके बारे में एक दो लाइन, फिर मैं इसकी प्रॉपर्टीज आपको लिखवाऊंगा। In this mode of heat transfer, in this mode of heat transfer, in this mode of heat transfer, energy transfer takes place. In this mode of heat transfer, energy transfer takes place energy transfer takes place through electromagnetic radiation, through electromagnetic radiation. Through electromagnetic radiation. Through electromagnetic radiation. अगला पॉइंट लिख लीजिए, it does not require, it does not require, it does not require medium, it does not require medium, it does not require medium for heat transfer. It does not require medium for heat transfer. It does not require medium for heat transfer. बच्चों फिर एक लाइन अगला लिख लीजिए, for all temperature, for all temperature,
for all temperature more than 0 Kelvin, for all temperature more than 0 Kelvin, for all temperature more than 0 Kelvin, radiation takes place. For all temperature more than 0 Kelvin, radiation takes place. For all temperature more than 0 Kelvin, radiation takes place. अगला पॉइंट लिख लीजिए, region of thermal radiation, region of thermal radiation, region of thermal radiation, region of thermal radiation is, region of thermal radiation is vibration of atoms of substance, vibration of atoms of substance, vibration of atoms of substance. ठीक, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स ऑफ सब्सटेंस। अब बच्चों जैसे मैं प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सारी प्रॉपर्टीज लाइट के ही जैसी हैं, तो कभी आपको जैसे कोई प्रॉपर्टी नहीं याद आ रही हो तो आप सोचिएगा कि वो लाइट की प्रॉपर्टी है क्या। अगर लाइट की प्रॉपर्टी है तो फिर आप उसको थर्मल रेडिएशन की प्रॉपर्टी मान लीजिएगा। मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपको दिखाता हूं, देखिए सब सिमिलर हैं। हाँ बोलिए। सर ये जो आपने लास्ट पॉइंट बोला है, हाँ उसमें एटम्स आप किसके बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मीडियम है नहीं, तो ये एटम किसके आपने बताए हैं? सब्सटेंस जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, मीडियम तो है नहीं, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसके एटम्स वाइब्रेट करेंगे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलेंगे, वो एनर्जी उनसे निकलेगी। ओके सर। अब जो देखिए मैं एक एक करके प्रॉपर्टी पढ़ता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट मुझे इनमें से जो लगेंगे मैं आपको बता दूंगा, आप लिख लीजिएगा। पहले बच्चों, रेडिएंट एनर्जी ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड व्हेन सम ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ इट्स शैडो इज फॉर्म्ड एट द डिटेक्टर। तो मतलब स्ट्रेट लाइन में, ये जो आपको लास्ट में लिखा हुआ है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसकी शैडो फॉर्म होती है, तो जैसे लाइट में शैडो फॉर्म होती है वैसे ही इनमें, इनके केस में भी शैडो फॉर्म होती है। इसका मतलब कि ये स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करते हैं, जैसे लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है वैसे ये भी स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करते हैं। बस अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट रखा गया सामने तो देखा गया कि शैडो बन रही है, तो इसे प्रूव हो गया कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। तो आप अगर आपको लिखना चाहें तो बस एक छोटा सा एक मार्क बना के लिख लीजिए, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ऐसे करके आप लिख लीजिए। दूसरा, इट इज रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड और कैन बी मेड टू इंटरफेयर। सारी प्रॉपर्टीज देखिए लाइट की तरह है, इंटरफेरेंस भी होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा। द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आर एग्जैक्टली इन द केस ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन सेम लाइट की तरह होंगे, ठीक है। इंटरफेरेंस बच्चों वेव की प्रॉपर्टी होती है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो वेव की तरह इंटरफेरेंस होगा, जैसे दो वेव्स मिलती है वैसा इंटरफेरेंस होगा इसमें भी। इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, आप सारे जानते हो, लिखने की आपको आवश्यकता, आपको लग रहा है कि लिखना चाहिए तो लिख लीजिए। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फॉलोज द लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर। इसका क्या मतलब है मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं, हालांकि वेव में हम लोग बहुत डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उससे थर्मल रेडिएशंस निकल रहे हैं, तो ये मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, आपने दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ए यहां ले लिया और एक पॉइंट बी यहां ले लिया, ठीक है। तो जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन होगी, है ना, तो ए और बी में अगर हम लोग कंपेयर करें तो जैसे ए का मान लीजिए डिस्टेंस आर है और बी का डिस्टेंस मान लेते हैं एक समझाने के लिए 2r है, तो जो ए पे रेडिएशन की इंटेंसिटी होगी और जो बी पे रेडिएशन की इंटेंसिटी होगी, अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। मतलब इंटेंसिटी एट ए टू इंटेंसिटी एट बी, ये 1/r स्क्वायर से रिलेटेड होंगे। तो अगर मैं कंपेयर करना चाहूं तो इंटेंसिटी जो ए पे पहुंच रही होगी और इंटेंसिटी जो बी पे पहुंच रही होगी, उसको आप देखेंगे तो बी पे इंटेंसिटी कम होगी, तो ये बन जाएगा आपका 1/r
2 का होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं, इंटेंसिटी बी पे कम होगी ए पे ज्यादा होगी ना, तो 2r बाई आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 4 टाइम्स इंटेंसिटी एट ए होगी एज कंपेयर टू इंटेंसिटी ऑफ बी। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। कैसे ये प्रूव होता है अभी जब वेव पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। थर्मल रेडिएशन कैन बी पोलराइज्ड इन द सेम वे एज लाइट बाय ट्रांसमिटिंग थ्रू निकोल प्रिज्म। तो जैसे हम लोग पोलराइजेशन ऑफ लाइट करते हैं वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी थर्मल रेडिएशंस को भी पोलराइज किया जा सकता है। रेडिएशन टेक्स प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो तीनों फेजेस, किसी भी आप सब्सटेंस को हीट कर दीजिए उसमें आपको देखने को मिलेगा थर्मल रेडिएशंस। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, एक एक लाइन में सब लिख लीजिए। ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, शोज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। पूरा पूरा मत लिखिए, ऐसे ही छोटा छोटा शॉर्ट में लिख लीजिए। इस वाले सी पॉइंट में ट्रेवल थ्रू वैक्यूम तो हम लोगों ने लिख लिया, नो नीड ऑफ मीडियम, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसमें लिख लीजिएगा आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है, ये वाला पॉइंट ऐसे लिख लीजिएगा। तो पोलराइजेशन कैन बी डन, ऐसा शॉर्ट में लिख लीजिए। रेडिएशन टेक्स प्लेस और तीनों फेज में होता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थोड़ा प्रॉपरली लिखा होना चाहिए आपके नोट्स में कि तीनों फेज जो होते हैं उनमें तीनों में होता है रेडिएशन। नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे पढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टीज हैं थर्मल रेडिएशन की। बच्चों हो जाए तो बता दीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया सर। नहीं सभी लिख रहे हैं। ठीक है लिखिए, लेकिन पूरा मत लिखिएगा बच्चों, जैसे मैंने बताया ना आपको, शॉर्ट में लिख लीजिएगा, एक एक लाइन में 2-2 वर्ड्स 3 वर्ड्स में ऐसे करके, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। डन सर। Done, sir. और भी कुछ डेफिनेशंस अब हम लोग देखेंगे, तो आने वाले लगभग 15 से 20 मिनट केवल डेफिनेशंस पढ़नी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है बच्चों डेफिनेशंस, है ना। कोशिश करूँ। कैसे हो आप? बढ़िया 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 बढ़िया। सर देर हो गई सर आने में। अरे इतना देर कैसे आए भाई? अरे सर अस्पताल चले गए थे। अच्छा ओके, सब ठीक है ना? हाँ एम्स गए थे सर, आपके लिए ब्लॉग डालेंगे सर, देखना। अच्छा 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 ठीक है। नहीं तुम बढ़िया पढ़ाते हो सूरज, मैं देखा हूँ तुम्हारा वीडियो, केमिस्ट्री का, फिजिक्स भी पढ़ाते हो सूरज? हाँ थोड़े बहुत लेक्चर बन जाए, पर सर मैं पेपर में भूल जाता हूँ, दिक्कत यही हो जाती है। नहीं जहां सबसे इंपॉर्टेंट जगह तो नहीं भूलना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? पता नहीं सर क्या होता है सर, पेपर में पता नहीं सब उड़ जाता है दिमाग से। नहीं नहीं, अब बढ़िया, आपका केमिस्ट्री का तो मैं देखा हूँ भाई सेशन, फिजिक्स के मुझे नहीं दिखे हैं,
केमिस्ट्री बढ़िया, अच्छा था। थैंक यू सर, थैंक यू। डन सर। ठीक, आइए अब बच्चों कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है हम लोग को, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बहुत सारी डेफिनेशंस हैं और सर, मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैंने आपसे याद। सर मैंने आपसे कहा था एआईटीएस का रिजल्ट बताऊंगा सर, इस बार थोड़ा ठीक आया है। अरे वाह, कितना आया है? सर ज्यादा तो फिर भी नहीं आए, 547 आए सर। ठीक है ठीक है ठीक है, पिछली बार से बढ़िया है ना, इंप्रूव हुआ है पिछली बार से? पिछली बार 465 थे सर। अरे वाह, गुड यार, गुड गुड गुड। वैसे भाई मेहनत करो यार इस बार। चलिए, केमिस्ट्री में ठीक आए। केमिस्ट्री में ठीक आए हैं, हाँ गुड। बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशंस, तो बच्चों कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कोशिश करेंगे कि हम लोग यहीं याद कर लें उनको, और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है तो आप लोगों को ध्यान से इसको समझना पड़ेगा। तो मान लीजिए जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, अब इस पे एनर्जी गिरती है कोई, ठीक है, ये मान लीजिए कुछ एनर्जी गिर रही है, ठीक है, मैं इसको क्यू इंसिडेंट बोल देता हूं। तो देखिए कितने पॉसिबल सिनेरियोज होंगे। जो एनर्जी गिरेगी, हो सकता है उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट बैक कर जाए, ठीक है, तो मैं इसको क्यू आर बोल देता हूं, क्यू रिफ्लेक्टेड, ठीक है। कुछ हिस्सा हो सकता है कि एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, एनर्जी गिरी, उसका कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो गया, मैं इसको क्यू ए बोल देता हूं, क्यू एब्जॉर्ब्ड। और कुछ हिस्सा हो सकता है इस एनर्जी का कि ट्रांसमिट कर जाए, ठीक है, ना रिफ्लेक्ट हो ना एब्जॉर्ब हो, ट्रांसमिट कर जाए, मतलब पास थ्रू, गुजर जाए उस सब्सटेंस के, ठीक है, तो ये क्यू ट्रांसमिट हो गया। तो जैसे कुछ मान लीजिए 100 जूल एनर्जी गिरी, ठीक है, एक समझाने के लिए 100 जूल एनर्जी गिरी, 100 जूल का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो गया, 10 जूल 20 जूल कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो गया, 25 जूल 30 जूल कुछ एब्जॉर्ब हो गया जो इस सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाएगा। ट्रांसमिट वो एनर्जी है जो थ्रू निकल गई है ना, सब्सटेंस के थ्रू निकल गई है, तो वो कहलाएगा क्यू ट्रांसमिटेड, ठीक है। अब इन तीन चीजों के आधार पे क्यू एब्जॉर्ब, क्यू रिफ्लेक्टेड एंड क्यू ट्रांसमिटेड, तीन पावर डिफाइन की गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर की। तो एब्जॉर्प्टिव पावर, अच्छा बच्चों देखिए नाम में इसके पावर है पर यूनिट नहीं होगी, कोई यूनिटलेस होगी। क्यों? क्योंकि डिफाइन देखिए कैसे किया गया है। जैसे एब्जॉर्प्टिव पावर डिफाइन करते हैं तो रेशियो ऑफ क्यू एब्जॉर्ब्ड टू क्यू इंसिडेंट, तो एनर्जी का कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब कर गया है ये कहलाता है एब्जॉर्प्टिव पावर। उसी तरह से बच्चों रिफ्लेक्टिव पावर डिफाइन होगी, ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव पावर को डिफाइन करने के लिए आप लिखेंगे क्यू रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय क्यू इंसिडेंट, क्यू रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय क्यू इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टिव पावर हो जाएगी। तो एब्जॉर्प्टिव पावर हो गया, रिफ्लेक्टिव पावर, और लास्ट में हो जाएगी ट्रांसमिसिव पावर, ठीक है। नाम में सबके पावर है पर किसी की भी यूनिट वॉट नहीं है, सारी की सारी यूनिटलेस है, क्योंकि रेशियो है क्यू ट्रांसमिटेड टू क्यू इंसिडेंट, तो सबकी यूनिट, मतलब आप देखेंगे तो जूल डिवाइडेड बाय जूल सब में है, तो यूनिटलेस डायमेंशनलेस। हालांकि सबकी आप डेफिनेशन या सबका नाम देखोगे तो सबके नाम में पावर है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ऑल ऑफ देम आर यूनिटलेस डायमेंशनलेस, ठीक है। आई होप बच्चों इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। एब्जॉर्प्टिव पावर, रिफ्लेक्टिव पावर, ट्रांसमिसिव पावर, कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हुआ, कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हुआ, कितना फ्रैक्शन ट्रांसमिट हुआ, उसी के बेसिस पे एब्जॉर्प्टिव पावर, रिफ्लेक्टिव पावर और ट्रांसमिसिव पावर लिख ली जाएंगी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये आप नोट कर लीजिएगा कि इनमें से किसी भी क्वांटिटी के पास यूनिट नहीं है। इस पूरे डिस्कशन में एक लाइन ये इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों ही चीजें यूनिटलेस डायमेंशनलेस हैं, नोट कर लीजिए। बच्चों एक सवाल कराता हूं मैं आपको इसी पे बेस्ड, ये जो तीन डेफिनेशंस पर, सर एक यूनिट, सर एक मिनट। लिखिए 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 सर एक यूनिट लिखिए लिखिए। यूनिटलेस डायमेंशनलेस है। आज ये चैप्टर हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, आज नहीं हो पाएगा,
कल मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। चलिए, सर बोलिए बोलिए। सर डीबीपी में सर व्हीट स्टोन ब्रिज का वो दे रखा था क्वेश्चन, और अच्छा अच्छा, ओके ओके। व्हीटस्टोन ब्रिज का तो उसको ठीक है, मैं ले लूंगा वो सवाल। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया है कि आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का, या बिल्कुल भी नहीं है? R1/R2 इज इक्वल टू, यस सर, सुना है। हाँ सर हाँ ये तो पता है। मतलब बेसिक भी अगर जानकारी होगी तो हो जाएगा वो सवाल, फिर भी मैं ले लूंगा क्लास में। ठीक है, आप परेशान मत होइए। तो 50%। ओके, सर 50% आएगा। 50% आएगा। ठीक है, ये सर 50% है। ठीक है बच्चों, देखिए टोटल 400 जूल रेडिएशन गिर रही है, उसमें से 20% रिफ्लेक्ट हो जा रही है, 120 जूल एब्जॉर्ब हो रही है। तो जो बाकी बचेगा वही ट्रांसमिट होगी। तो आपको बस वही जो ट्रांसमिट होगी वो निकालना है और बता देना है वैल्यू। ठीक है, तो थोड़ा सा चलिए मैं समझाता हूं इसको। 400 जूल इंसिडेंट एनर्जी है, 400, और उसका 20% रिफ्लेक्ट हो जाता है। 20% 50% आ रहा है। गुड। 20% रिफ्लेक्ट होता है बच्चों, मतलब 80 जूल रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे? 400 का 20% आप निकालेंगे तो 400 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो 80 जूल रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सवाल में बोला है जो एब्जॉर्ब हो जाता है, वो एब्जॉर्ब वाला परसेंटेज 120 जूल है, एब्जॉर्ब वाला। तो ट्रांसमिट वाला कितना हो जाएगा? 400 120 प्लस 80, यानी 200 जूल आपका ट्रांसमिट हो जाएगा, है ना? टोटल 400 और इन दोनों का सम 200 है, बचा हुआ 200 वो ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ट्रांसमिसिव पावर होता है Q ट्रांसमिटेड डिवाइडेड बाय Q इंसिडेंट। तो Q ट्रांसमिटेड है 200, Q इंसिडेंट है 400, इनटू 100 कर देंगे तो 50% आ जाएगा आपका ट्रांसमिसिव पावर। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों, किसी का नहीं हो पाया था तो। अगर एब्जॉर्प्टिव पावर पूछते बच्चों तो हम लोग फिर कितना लिखते हैं? एब्जॉर्प्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर 30%। 80%, 30%। 30% एब्सोल्युटली, क्योंकि ये 50 हो गया, ये 20 है, तो 50 प्लस 20 70, बचा हुआ 30, या फिर आप 120 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100, 30%। चलिए आगे फिर से बच्चों वापस चलते हैं, कुछ डेफिनेशन एक बार फिर से सर करेंगे। बस एक सेकंड सर, हाँ एक लिखिए सेकंड। लिखिए लिखिए, नहीं हटा रहा हूँ, लिखिए। सर डन। ठीक है, अब बच्चों हम लोगों ने 3 पावर्स पढ़ ली हैं, एब्जॉर्प्टिव पावर, रिफ्लेक्टिव पावर, ट्रांसमिसिव पावर।
अब अगली हेडिंग डालना है हम लोग को एमिसिव पावर। ए सेकंड होना चाहिए। अगली हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, एमिसिव पावर। डन ठीक है, कैंसिल। ठीक। देखिए बच्चों, अब जो एमिसिव पावर है ना, वो हम लोगों ने जो पिछली 3 डेफिनेशंस पढ़ी हैं उनसे बिल्कुल अलग है। ठीक है, हालांकि पावर है और इसकी भी यूनिट पावर के जैसे बिल्कुल नहीं है, इसके भी डायमेंशंस पावर से बिल्कुल अलग है। तो एब्जॉर्प्टिव पावर, रिफ्लेक्टिव पावर, ट्रांसमिसिव पावर, ये तीनों यूनिटलेस। अब आएंगे, बात करेंगे बच्चों एमिसिव पावर की। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि एमिसिव पावर क्या होता है और क्या यूनिट है। ठीक है, कैसे डिफाइंड है थोड़ा सा देखते हैं। एमिसिव पावर, ध्यान से देखिए बच्चों, एमिसिव पावर। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप हीट करेंगे, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसका आपने टेम्परेचर 0 केल्विन से कुछ ऊपर रख दिया है। ठीक है, 500 केल्विन, 600 केल्विन, कुछ टेम्परेचर आपने ऊपर रख दिया है, 0 केल्विन से ऊपर है ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर। अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर है तो ये एनर्जी एमिट करेगी। तो आप बच्चों देखिए, एमिसिव से आपको समझना है कि एमिट है ना, एमिट टर्म से आया है एमिसिव। तो एमिसिव मतलब ये चीज रिलेटेड है कितनी एनर्जी एमिट हो रही है। ठीक है, तो एमिसिव पावर डिफाइंड है अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड कहलाता है एमिसिव पावर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो मान लीजिए 600 केल्विन पे आप एक ऑब्जेक्ट को रख दीजिए। ठीक है, मान लीजिए एक आपने आयरन का टुकड़ा लिया, उसको 600 केल्विन पे रख दिया। ठीक है, और फिर आप दूसरे मटेरियल का ले आइए। ठीक है, उसको भी 600 केल्विन पे रख दीजिए। ठीक है, तो अब दोनों से जो एनर्जी रेडिएट हो रही होगी वो अलग अलग होगी। ठीक है, इससे एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड कुछ अलग रेडिएट हो रही होगी, जो दूसरा सब्सटेंस है उससे एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड कुछ अलग रेडिएट हो रही होगी। किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो अभी हम लोग आगे आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे, लेकिन जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड होगी दोनों ऑब्जेक्ट से अलग अलग होगी। तो मतलब 600 केल्विन पे एक ऑब्जेक्ट है और 600 केल्विन पे दूसरा ऑब्जेक्ट है, पर जो दोनों ऑब्जेक्ट से अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड होगी वो अलग अलग होगी, तो दोनों का एमिसिव पावर अलग अलग होगा। ठीक है, तो एक ही टेम्परेचर पे ऑब्जेक्ट रख देंगे तो दोनों से जो एनर्जी रेडिएट होगी वो सेम होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। खैर, तो एमिसिव पावर कहलाता है बच्चों अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड। तो बच्चों अब थोड़ा सा आप मेरी मदद करिए, इसमें थोड़ा बताइए कि इसकी यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग। जैसे इसको मैंने आपको बताया कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड है, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? जूल हाँ हाँ, पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, एब्सोल्युटली। इसी को बच्चों हम लोग ऐसा भी बोल देते हैं वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एमिसिव पावर है लेकिन इसकी यूनिट है वॉट पर मीटर स्क्वायर, इंटेंसिटी की तरह से यूनिट है। खैर, तो बच्चों इसको मैं बोल के लिखवा देता हूं, आप लिख लीजिए। इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड, it is amount of energy radiated it is amount of energy radiated per unit area per second, it is amount of energy radiated per unit area per second। यूनिट लिख लीजिए। पर यूनिट एरिया सर। हाँ, मैं फिर से बोल देता हूं, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। डन सर। ठीक है बच्चों, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए मैं जैसे आप लोगों को एक सवाल देता हूं। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी एमिसिव पावर 10 वॉट पर मीटर स्क्वायर है। आप सॉल्व मत करिए, अगर आपको डायरेक्ट बिना सॉल्व किया आ सकता है आप डायरेक्ट आंसर बता दीजिए। एक ऑब्जेक्ट है, इसकी एमिसिव पावर 10 वॉट पर मीटर स्क्वायर है। आप बताइए अगर इस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया 2 मीटर स्क्वायर है तो बताइए 2 सेकेंड में ये कितनी एनर्जी रेडिएट करेगी, टोटल एनर्जी कितनी रेडिएट करेगी 2 सेकेंड में। मान लीजिए मैं आपको ऐसा सवाल दे दूं एक ऐसे ही बना के कि एक ऑब्जेक्ट है, इसका एमिसिव पावर 10 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, बताइए अगर इसका सरफेस एरिया 2 मीटर स्क्वायर है तो 2 सेकेंड में ये कितनी एनर्जी रेडिएट करेगी।
40 40 जूल 40 जूल है ना। तो आपने देखिए ये जो 10 वॉट पर मीटर स्क्वायर इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 20 वॉट आ जाएगा, यानी 20 जूल पर सेकंड। एक सेकंड में 20 जूल एनर्जी रेडिएट कर रही है। फिर आपने पूछ लिया 2 सेकंड में कितना रेडिएट करेगी, तो 20 × 2 40 जूल रेडिएट करेगी। ठीक है, तो एमएसयू पावर आपको बेसिकली बताती है कि हर सेकंड में हर मीटर स्क्वायर से कितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है। ठीक है, वो एमएसयू पावर कहलाता है। अच्छा चलिए, अब जो जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है 600 केल्विन पे है, टेम्परेचर बढ़ा के 800 केल्विन पे रख दिया, तो एमएसयू पावर पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगा एमएसयू पावर या घट जाएगा एमएसयू पावर? सोच के बताइए थोड़ा सा। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है 600 केल्विन पे, मान लीजिए उसका एमएसयू पावर 10 है। ठीक है, तो 800 केल्विन पे उसका एमएसयू पावर पे क्या फर्क पड़ेगा? एक लॉजिकल सोच के थोड़ा सा बताइए कि कम हो जाएगा एमएसयू पावर उसका या बढ़ जाएगा सर? बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा बच्चों, है ना, क्योंकि ज्यादा वाइब्रेशंस होंगे, ज्यादा रेडिएशंस निकलेंगे। अभी हम लोग रेडिएशन बढ़ जाएगा ना, आगे आने वाले समय में स्टीफेंस लॉ पढ़ेंगे तो उसमें यही स्टेटमेंट है। खैर, तो ये एमएसयू पावर है। अब अगला आता है बच्चा स्पेक्ट्रल एमएसयू पावर। ठीक है, तो आपको देखिए बच्चों दिमाग में ये रखना है एमएसयू पावर। इससे अगर आप केवल इसको दिमाग में रखेंगे तो बहुत चीजें आसान होगी, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ समझ में आएगा। इसको मैं केवल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी आपके पास कहीं आपको दिख गया स्पेक्ट्रल एमएसयू पावर, तो आपको घबराना नहीं है, एमएसयू पावर ही जैसा है, बस छोटा सा एक डिफरेंस है। ठीक है, तो ये केवल इसलिए बताया जा रहा है आपको कि कहीं आपको दिख गया टर्म लिखा हुआ तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हमें पता नहीं है, बस, है ना। बाकी आपको समझने के लिए कॉन्सेप्चुअल उससे आपको केवल एमएसयू पावर ही दिमाग में रखना है। स्पेक्ट्रल एमएसयू पावर क्या होता है? देखो, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप हीट करते हैं 0 केल्विन से ऊपर, तो उससे रेडिएशंस निकलते हैं। अब ये जो रेडिएशंस हैं, ऐसा नहीं है कि रेडिएशंस का मतलब हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब वेव है तो इससे एसोसिएटेड होती है वेवलेंथ। अब ऐसा नहीं है कि केवल एक ही वेवलेंथ की रेडिएशंस निकलेंगे। ठीक है, सारे वेवलेंथ के रेडिएशंस निकलते हैं, मतलब सारे वैरायटी के, 0 से लेकर इनफाइनाइट सारे वेवलेंथ आपको मिल जाएंगे इस रेडिएशन में। पर होता क्या है, कुछ रेडिएशन डोमिनेट करते हैं। जैसे कि आप आयरन को गर्म कर दीजिए, प्रेस को गर्म कर दीजिए, है ना, तो उसमें हीट रेडिएशन जो होता है वो डोमिनेट करता है। ऐसा नहीं कि कोई और रेडिएशन नहीं निकल रहा है, सारे रेडिएशन निकल रहे हैं, लेकिन हीट रेडिएशन डोमिनेट करता है। जैसे आयरन की रॉड है, आप उसको गर्म करिए, गर्म करते जाएंगे, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा वो रेड होता जाएगा। तो जब वो रेड दिख रहा है तो ऐसा नहीं कि केवल रेड वाले फोटोन से निकल रहे हैं या रेड रेडिएशन से निकल रहे हैं, निकल सारे रेडिएशन रहे हैं, पर रेड वाला डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे तो उससे हर पॉसिबल टाइप के रेडिएशंस निकलते हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का कि इससे 1 एंगस्ट्रॉम का रेडिएशन भी निकल रहा है, 2 एंगस्ट्रॉम के भी निकल रहे हैं, 4 एंगस्ट्रॉम के भी निकल रहे हैं, 10 एंगस्ट्रॉम के भी निकल रहे हैं। ठीक है, तो जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर होती है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड पर यूनिट वेवलेंथ। ठीक है, पर यूनिट वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए 6000 एंगस्ट्रॉम के कुछ फोटॉन्स निकल रहे हैं, 6000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ के एनर्जी रेडिएट हो रही है। ठीक है, 1 के भी हैं, 2 के भी हैं, 4 के भी हैं, 10 के भी हैं, 6000 एंगस्ट्रॉम के भी हैं, सब हैं। ठीक है, तो 6000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 6001 एंगस्ट्रॉम, 6000 से लेकर 6001 एंगस्ट्रॉम के बीच में, इस वेवलेंथ गैप के बीच में कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड निकल रही है, वो कहलाता है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। ठीक है, तो 6000 से 6001 के बीच में इस वेवलेंथ रेंज में कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड निकल रही है, वो कहलाएगा स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। ठीक है, तो जैसे यहां पे हम लोग 3 चीजें लिख देते हैं, एनर्जी रेडिएटेड, पर यूनिट एरिया, पर सेकंड। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर में पर वेवलेंथ और जोड़ देना है, बस। ठीक है, इतना स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है। तो अब अगर मान लो आप टोटल एमिसिव पावर निकालना चाहते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों। जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर होगी ई लैम्डा, उसमें आप डी लैम्डा से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दीजिएगा, तो आपको दे देगा टोटल एमिसिव पावर। ठीक है, क्या मतलब होता है मैं समझाता हूं इसका, है ना। ये जो मैंने लिख दिया है लाइन, इसका क्या मीनिंग है मैं समझाता हूं। ठीक है, लिमिट्स लगेंगी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो देखिए स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या हो गया, एमिसिव पावर पर यूनिट वेवलेंथ। ठीक है, क्योंकि इसका अगर मैं यूनिट लिखूंगा, जैसे स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर अभी हम लोग डिफाइन करेंगे, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड पर यूनिट वेवलेंथ। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड
पर यूनिट एरिया पर सेकंड पर यूनिट वेवलेंथ। तो जब आप पर यूनिट वेवलेंथ लिख रहे हैं तो ये पर यूनिट वेवलेंथ है, मतलब इसकी जो यूनिट लिखेंगे लिखेंगे वॉट पर मीटर स्क्वायर और पर एंगस्ट्रॉम, ठीक है, पर यूनिट वेवलेंथ है। तो ये ई लैम्डा हो गया स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। जब आप इसको डी लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, डी लैम्डा मतलब वेवलेंथ, तो एंगस्ट्रॉम से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप देखोगे कि एंगस्ट्रॉम और एंगस्ट्रॉम मिलके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ये क्या, वॉट पर मीटर स्क्वायर यानी एमिसिव पावर। तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को अगर आप डी लैम्डा से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दें, अच्छा डी लैम्डा से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, जैसे मान लो मुझे 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए एमिसिव पावर पता है, कुछ है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर कुछ 2 यूनिट है, ठीक है, तो 6000 एंगस्ट्रॉम से पे स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर 2 यूनिट है, तो 6000 से लेकर 6010 तक है ना, तो उसमें 10 यूनिट मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 6000 से लेकर 6010 तक कितनी एमिसिव पावर है वो आ जाएगी। फिर वैसे ही एक एंगस्ट्रॉम के आस जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है उसके वेवलेंथ रेंज से मल्टीप्लाई कर देंगे। उस तरह 2 एंगस्ट्रॉम के जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है उसका 2 एंगस्ट्रॉम के आसपास जो वेवलेंथ रेंज होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऐसे करते करते सारे वेवलेंथ के जोड़ देंगे तो टोटल एमिसिव पावर आ जाएगी, ठीक है। तो मान लो जैसे मैंने ये वाला यूनिट एरिया लिया, ठीक है, तो इस वाले यूनिट एरिया से जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर होगी, ठीक है, इस यूनिट एरिया से सारे रेडिएशंस निकल रहे हैं, इसकी जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर होगी उसकी हर इस पार्ट से निकलने वाले हर वेवलेंथ से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो इस एरिया से निकलने वाली टोटल एमिसिव पावर आ जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है बच्चों, एमिसिव पावर जो है वो यूनिट वेवलेंथ के लिए भी डिफाइंड है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड पर वेवलेंथ, ये कहलाता है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर आपके अगर कुछ क्रॉस क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। हेडिंग डालिए स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। लिखिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड amount of energy radiated per unit area amount of energy radiated per unit area amount of energy radiated per unit area per second amount of energy radiated per unit area per second per unit angstrom amount of energy radiated per unit area per second per angstrom is called as spectral emissive power. It's called as spectral emissive power. ठीक है बच्चों, होपफुली समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैं लास्ट में और इसको एक बार कंक्लूड करता हूं। जैसे ये पर यूनिट एरिया पर सेकंड के लिए डिफाइन है एमिसिव पावर, इसी को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर बस एज अ डेफिनेशन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि पर यूनिट वेवलेंथ के लिए डिफाइन होता है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट आप हायर टेम्परेचर पे रखते हैं 0 केल्विन से ऊपर, तो इससे हर पॉसिबल रेडिएशन के वेवलेंथ निकलते हैं, हर पॉसिबल रेडिएशन निकलता है, 1 एंगस्ट्रॉम, 2 एंगस्ट्रॉम, 4 एंगस्ट्रॉम, 10 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम। थेरेटिकली 0 एंगस्ट्रॉम से लेकर इनफाइनाइट एंगस्ट्रॉम सारे वेवलेंथ के रेडिएशन इससे निकलेंगे, ठीक है। अब हर वेवलेंथ की जो एनर्जी बाहर निकल रही होगी वो बराबर नहीं होगी, 1 एंगस्ट्रॉम के लिए अलग होगी, 2 एंगस्ट्रॉम के लिए अलग होगी, 10 एंगस्ट्रॉम के लिए अलग होगी, 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए अलग होगी, है ना। अलग अलग रेडिएशंस के लिए
जो एमिसिव पावर होगी वो अलग अलग है, ठीक है। टोटल एमिसिव पावर तो ऑब्जेक्ट के लिए कि अब टोटल एमिसिव पावर है, जितनी टोटल एनर्जी निकल रही है पर यूनिट एरिया पर सेकंड, वो टोटल एमिसिव पावर होगी। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या होगी कि किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड कितना निकल रही है, वो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की एमिसिव पावर होगी, तो उसको स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर बोलते हैं। अब अगर आपको टोटल एमिसिव पावर निकालना है तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर मतलब जितने भी एनर्जीज निकल रही हैं सबको जोड़ दीजिए, है ना, तो इसलिए इंटीग्रेशन, जितनी भी एनर्जी निकल रही है सबको जोड़ दीजिए तो टोटल एमिसिव पावर आ जाएगी, ठीक है। तो यूनिट वेवलेंथ के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, और टोटल सबका कंबाइंड करके डिफाइन कर रहे हैं तो एमिसिव पावर, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया लगा है बच्चों या कुछ भी नहीं समझ में आया बताओ? एमिसिव पावर है अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर हर वेवलेंथ के लिए होगा, क्योंकि हर वेवलेंथ की जो एनर्जी एमिट कर रहा होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो मोटा मोटा इतना याद रख लेना कि ये पर वेवलेंथ के लिए डिफाइन है और ये टोटल एमिसिव पावर डिफाइन है, ठीक है। और ये कहीं अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए कि स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, तो ये एमिसिव पावर है, टोटल एमिसिव पावर, ये कहलाती है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। तो ई लैम्डा डी लैम्डा का इंटीग्रेशन आप 0 से इंफिनिटी करेंगे तो आपको टोटल एमिसिव पावर मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ लिखिए लिखिए, जो लोग लिख चुके बच्चों अगली हेडिंग डाल दीजिएगा, ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी। सर वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्या क्या? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं नहीं, केवल आइडियल ब्लैक बॉडी, इतना हेडिंग पड़ेगा, आइडियल ब्लैक बॉडी। सर अगर हमसे पूछा जाए एमिशन रेट तो हम यही एमिसिव पावर अपॉन टाइम निकालेंगे, अगर एमिशन रेट पूछता है तो? एमिशन रेट का कोई, देखिए अगर एमिसिव पावर है, ठीक है, तो एमिसिव पावर खुद आपको सब कुछ बता रहा है, देखिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड। लेकिन अगर आपको एमिशन रेट की किस रेट से एनर्जी बाहर आ रही है उस ऑब्जेक्ट से निकालना है, तो जैसे इस वाले क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेते हैं कि एमिसिव पावर इसकी 10 वाट पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, और मैंने पूछा था कि अगर इसका सरफेस एरिया 2 मीटर स्क्वायर है 2 सेकंड में कितनी एनर्जी निकलेगी। तो आप इसमें अगर आपको एमिशन रेट निकालना है कि किस रेट से एनर्जी बाहर आ रही है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एरिया का मल्टीप्लाई कर दीजिए एमिसिव पावर से, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रेट आ जाएगा, किस रेट से एनर्जी बाहर आ रही है, एमिशन की रेट आ जाएगी, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एमिसिव पावर को और एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे 20 वाट आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 20 जूल पर सेकंड एनर्जी बाहर आ रही है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। चलिए बच्चों ब्लैक बॉडी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों से पूछता हूं, बताइए जरा आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होती है, कैसे डिफाइन होता है आइडियल ब्लैक बॉडी, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है आइडियल ब्लैक बॉडी की। बच्चों एक आज मिसकंसेप्शन आप हटाइएगा कि ब्लैक बॉडी हमेशा कलर में ब्लैक होगी, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे, फिलहाल तो आप मुझे बताइए कि आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है। किसी के दिमाग में कुछ भी आ रहा हो आइडियल ब्लैक बॉडी के बारे में? The body which absorb and emit all. हाँ, एक ऑब्जेक्ट जो एब्जॉर्ब करती है, बोलिए बोलिए, सारी वेवलेंथ की रेडिएशन को, सारी वेवलेंथ के रेडिएशंस को। यानी बच्चों अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जैसे एक मान लीजिए आइडियल ब्लैक बॉडी रखी हुई है, ठीक है, आइडियल ब्लैक बॉडी, एक हम लोग बच्चों जनरल बॉडी या ग्रे बॉडी बोलेंगे, मतलब नॉर्मल बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी, तो हम लोग आइडियल ब्लैक बॉडी का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई इंसिडेंट एनर्जी गिरी, क्यू इंसिडेंट है, ठीक है, तो इस ब्लैक बॉडी के लिए बच्चों मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि आप मुझे बता दो ट्रांसमिटिव पावर कितनी होगी, रिफ्लेक्टिव पावर कितनी होगी और एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी होगी, तो क्या बताएंगे? आइडियल ब्लैक बॉडी है, पहली दोनों 0 होगी और एब्जॉर्प्टिव 1 होगी। बिल्कुल, एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होगी, रिफ्लेक्टिव पावर 0 होगी, ट्रांसमिसिव पावर 0 होगी। इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि जितनी भी इंसिडेंट होगी एनर्जी ब्लैक बॉडी पे सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो जितनी भी एनर्जी इंसिडेंट होती है ब्लैक बॉडी पे सारी की सारी एनर्जी आइडियल ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ भी ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो ये आइडियल ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन है। थोड़ा सा इसके बारे में बच्चों और हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो बॉडी सरफेस विच एब्जॉर्ब ऑल इंसिडेंट एट लो टेम्परेचर इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर वेवलेंथ एंड एमिट्स आउट ऑल दीज
absorbed radiation at high temperature is assumed to be an ideal black body surface. अब बच्चों इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि सर ये क्या लिखा हुआ है एट लो टेम्परेचर और एट हाई टेम्परेचर। देखिए रेडिएशन तो हर टेम्परेचर पे होते हैं। लो टेम्परेचर कहने का क्या मतलब है, जैसे अगर आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर उससे कम है ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर तो नेट हीट एब्जॉर्ब करेगी, और अगर आपके सराउंडिंग के टेम्परेचर से ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो नेट हीट आउटफ्लो होगा। ठीक है, तो लो टेम्परेचर पे तो मतलब नेट हीट इनपुट होगा। तो ये बोलते हैं कि अगर सराउंडिंग के कंपेरेटिवली लो टेम्परेचर पे है तो जितने भी वेवलेंथ के रेडिएशंस गिरेंगे सारे के सारे रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, और अगर टेम्परेचर ज्यादा है एज कंपेयर टू सराउंडिंग तो हर पॉसिबल वेवलेंथ का एनर्जी एमिट भी करेगी। ठीक है, तो सारे एनर्जी एब्जॉर्ब करती है और सारी एनर्जी एमिट करता है ब्लैक बॉडी। ठीक है, the identical parameter of an identical body ideal black body is given by, तो जैसे मैं बात कर रहा था बच्चों की रिफ्लेक्टिव पावर जीरो है, ट्रांसमिटिव पावर भी जीरो है। तो रिफ्लेक्टिव जीरो है, ट्रांसमिटिव जीरो है, और अच्छा मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है ER, अभी मैं पढ़ाऊंगा बच्चों, MCVT भी इस पे बात करेंगे हम लोग। एब्जॉर्प्टिव पावर भी 1 है। ठीक है, ए लैम्डा भी अभी आपको पढ़ाऊंगा, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। तो आप एज इट इज इसको लिख लीजिएगा। अभी दो चीजों का डिस्कशन करेंगे हम लोग, एमसीवीटी पढ़ेंगे और एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रल पावर पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर पढ़ेंगे। तो एब्जॉर्प्टिव पावर 1 रहेगी, रिफ्लेक्टिव पावर 0 होगी, ट्रांसमिसिव पावर 0 रहेगी। ठीक है, लेकिन आप लिख सारा लेना, ER भी लिख लेना और ए लैम्डा भी लिख लेना, मैं ये दोनों चीज अभी आपको समझाऊंगा, एमिसिविटी और स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। तो आइडियल ब्लैक बॉडी हेडिंग डाल दीजिए बच्चों और ये दोनों लाइनें लिख लीजिए। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। एक बच्चों, हाँ, हम लोग ब्लैक बॉडी का एग्जांपल देखते हैं, किसी को याद हो जो लैब में बनाया गया था, कुछ दिमाग में आ रहा हो, फेमस है बहुत। आइडियल ब्लैक बॉडी तो मतलब पूरा ही एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन हम लोगों ने लैब में कोशिश की थी इस टाइप का कुछ बनाने की। 99 इनक्लोजर, हाँ हाँ आइसोथर्मल इनक्लोजर, कुछ कुछ उसी टाइप का। तो उसमें आइसोथर्मल इनक्लोजर में क्या होता है, कुछ आपको पता है क्या प्रोसेस? सर जैसे अंदर पहले सरफेस पूरा ब्लैक हो जाता है एक बिल्कुल कंटेनर के अंदर, और फिर ओके थोड़ा सा होल करते हैं उसमें जी, और फिर कुछ एंगल पे कुछ लगा देते हैं जिससे कोई भी बिल्कुल रेडिएशन बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उससे बाहर ना एब्सोल्युटली, निकले। हाँ हाँ एकदम। उसी को हम लोग फेरीज ब्लैक बॉडी कहते हैं, कि ऐसा कुछ ओपनिंग रखेंगे छोटी सी, और यहाँ पे एक ओपनिंग के सामने एक एंगल पे कुछ ऑब्स्टेकल लगा देंगे ताकि जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो बार बार रिफ्लेक्ट होता रहे, कुछ भी एनर्जी का हिस्सा बाहर ना जाए, है ना। ये फेरीज ब्लैक बॉडी है। तो पहले आप ये दोनों लिख लीजिए, फिर फेरीज ब्लैक बॉडी भी हम लोग लिखेंगे, इसके बारे में भी ड्रॉ करेंगे।
बच्चों ये लिख लीजिएगा, मैंने अभी आपको समझाया नहीं, एमिसिविटी और स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। हो गया सर। ओके, ठीक है बच्चों, ये चेंज कर दूं मैं स्लाइड, लिख लिया होगा आप सबने तो। यस सर। ओके डन सर। ठीक। बच्चों दो हम लोगों ने लैब में ऑलमोस्ट ब्लैक बॉडी के करीब बनाया, 99.9% एनर्जी एब्जॉर्ब होती है जो भी गिरती है, ठीक है। फेरीज आइडियल ब्लैक बॉडी और वीन्स आइडियल ब्लैक बॉडी, दोनों का जो काम है ऑलमोस्ट सेम है, जितनी एनर्जी गिरेगी ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब हो जाएगी। फेरीज ब्लैक बॉडी का डायग्राम आप जरूर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है फेरीज ब्लैक बॉडी, थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। जो मैंने पिछले स्लाइड में ड्रॉ किया एग्जैक्टली वैसा ही है, ठीक है। एक बहुत स्मॉल ओपनिंग रहेगी कुछ इस तरह से, ठीक है, और ओपनिंग के सामने हम लोग एक एंगल पे ऐसे ऑब्स्टेकल रखते हैं, इंसिडेंट रेडिएशन गिरेगा, डिफ्लेक्ट होगा, है ना, बहुत कम चांसेस बनेंगे कि वो वापस बाहर जा पाएगा, ठीक है। तो जो भी इंसिडेंट रेडिएशन गिरेगा ऑलमोस्ट ट्रैप होके रह जाएगा, ठीक है। ये फेरीज ब्लैक बॉडी है, तो आप इसको जरूर ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद अगला पॉइंट थोड़ा सा देखते हैं। एट लो टेम्परेचर सरफेस ऑफ आइडियल बॉडी इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर। परफेक्ट एब्जॉर्बर मतलब जितने भी रेडिएशन गिरेंगे सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एंड एट हाई टेम्परेचर इट प्रूव्स टू बी परफेक्ट एमिटर, है ना। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सारे रेडिएशंस एमिट होंगे, ठीक है। लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर से मतलब बच्चों आप ये मत समझिएगा कि जैसे 5 केल्विन है तो कम टेम्परेचर है, नहीं, हाई और लो का मतलब हो गया सराउंडिंग के कंपेरेटिवली, ठीक है। बाकी रेडिएशन हर टेम्परेचर जो भी 0 केल्विन से ऊपर होगा उस पे आपके एमिशंस होते हैं, मतलब रेडिएशन होगा। लो और हाई यहां पे बोल रहे हैं सराउंडिंग के कंपेरेटिवली। अगला पॉइंट है बच्चों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, एन आइडियल ब्लैक बॉडी नीड नॉट टू बी ब्लैक इन कलर, फॉर एग्जाम्पल सन। बच्चों इतना हम लोगों ने ब्लैक बॉडी के बारे में डिस्कशन किया है, आप में से कोई अगर बता पाए कि सन कैसे जस्टिफाई करता है ब्लैक बॉडी होना, सन कैसे ब्लैक बॉडी है? सर क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई है तो इसलिए वो एक परफेक्ट एमिटर है, और जो परफेक्ट एमिटर होगा तो एक परफेक्ट एब्जॉर्बर भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। जो परफेक्ट जो सन है ना, अगर आप सन से देखिए ब्लैक बॉडी में क्या बोला गया कि पूरी एब्जॉर्ब कर लेगी जो उस पे गिरेगा और हर पॉसिबल रेडिएशन एमिट करेंगे हाई टेम्परेचर पे। तो सन है, सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ना, तो उससे हर पॉसिबल रेडिएशंस निकलते हैं, इसलिए सन को ब्लैक बॉडी के तौर पे बोला जाता है। तो लिख लीजिएगा बच्चों कि जरूरी नहीं कि ब्लैक कलर में हो, ठीक है। ब्लैक इसलिए रखते हैं ताकि जितने रेडिएशंस गिरे सबके सब एब्जॉर्ब करें, मैक्सिमम रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर पाए, इसलिए ब्लैक इन कलर मोस्टली दिखाते हैं, पर जरूरी नहीं कि ब्लैक कलर में ही हो। लिख लीजिए। ये दूसरी वाली लाइन बच्चों वापस से आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये लिख लीजिएगा। और दो होती हैं आइडियल ब्लैक बॉडीज, ये लिख लीजिएगा। ये लिखने के बाद बच्चों अगली हेडिंग डाल दीजिएगा एमिसिविटी। बच्चों हटा दूं ये स्लाइड, लिख लिया हो अगर? यस सर। जैसे लिख लीजिएगा बताइएगा बच्चों, फिर अगला पढ़ेंगे। लिख लिया सर। सर ओके, अगली हेडिंग डाल दीजिए एमिसिविटी। क्या होता है एमिसिविटी, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सर अभी हुआ नहीं था। लिखिए लिखिए लिखिए।
चलें बच्चों आगे अब। यस सर। ठीक, एमिसिविटी अगली हेडिंग पड़ेगी। क्या होता है एमिसिविटी, थोड़ा सा आइए देखते हैं। एमिसिविटी देखिए बच्चों, जो ब्लैक बॉडी है, आइडियल ब्लैक बॉडी, वो तो परफेक्ट एमिटर है, ठीक है। जितना इंसिडेंट गिरेगा वो सब एब्जॉर्ब भी कर लेगी। अभी हम लोग किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे कि जो जितना बढ़िया एमिटर होगा वो उतना बढ़िया एब्जॉर्बर भी होगा, है ना। तो ब्लैक बॉडी क्या है, परफेक्ट एमिटर है, परफेक्ट एब्जॉर्बर है, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक हमारे पास ब्लैक बॉडी है, आइडियल ब्लैक बॉडी, ठीक है। इसको हम लोगों ने रख दिया कुछ 0 केल्विन टेम्परेचर से ऊपर, मान लेते हैं 600 केल्विन पे रख दिया आइडियल ब्लैक बॉडी। और एक जनरल बॉडी है, ठीक है, एक नॉर्मल ग्रे बॉडी आप बोल दीजिए, जनरल बॉडी बोल दीजिए, जैसा भी है, ठीक है। तो ये भी 600 केल्विन पे मेंटेन्ड है, दोनों का टेम्परेचर 600 केल्विन पे मेंटेन्ड है, ठीक है, आइडियल ब्लैक बॉडी और ग्रे बॉडी दोनों का। अब दोनों से रेडिएशंस निकल रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं बच्चों कि जो आइडियल ब्लैक बॉडी है, इससे जो रेडिएशंस निकल रहे हैं उनके बारे में हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो उसका जो आया एमिसिव पावर वो आया 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो आइडियल ब्लैक बॉडी का जो एमिसिव पावर आया 600 केल्विन पे, वो आया 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऐसे मैं एग्जांपल के लिए डेटा ले ले रहा हूं। 600 केल्विन पे आइडियल ब्लैक बॉडी का जो एमिसिव पावर आया वो 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब जितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हुई है, आप मुझे उसके बेसिस पे बताइए कि जो ग्रे बॉडी है, सेम टेम्परेचर पे, सेम डायमेंशन, कुछ भी चेंज नहीं किया है, मतलब जो इसके डायमेंशन है एग्जैक्टली सेम डायमेंशन इसके हैं, कुछ भी चेंज नहीं किया, बस ये एक आइडियल ब्लैक बॉडी मटेरियल है और ये नॉर्मल जनरल मटेरियल है। तो मुझे बताइए कि जो इसकी एमिसिव पावर होगी वो 100 से ज्यादा हो जाएगी या 100 से कम होगी, जो जनरल बॉडी है ग्रे बॉडी की? कम होगी। कम होगी। तो मान लीजिए इसकी एमिसिव पावर मैं कुछ ऐसे समझाने के लिए लेता हूं, 60 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, ठीक है। डायमेंशन हमने कुछ चेंज नहीं करे, बस मटेरियल का अंतर है कि ये ग्रे, ये आइडियल ब्लैक बॉडी वाला मटेरियल है और ये ग्रे बॉडी है, ठीक है, बस उतना ही चेंज किया है, बाकी सब कुछ हर चीज सेम है, ठीक है। तो इसकी जो एमिसिव पावर आई है वो 60 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आई है। तो हम लोग देखिए ये बोलेंगे कि जो जनरल बॉडी यानी ग्रे बॉडी है उसकी एमिसिविटी है 0.6, यानी कि आप अगर हर चीज सेम रखो, ठीक है, जनरल बॉडी और आइडियल ब्लैक बॉडी का हर चीज सेम रखिए, तो जितना आइडियल ब्लैक बॉडी एमिट करेगी रेडिएशन, उसका 60% ये एमिट करेगी, तो इसका एमिसिविटी 0.6 है। तो एमिसिविटी डिफाइन कैसे करते हैं? एमिसिविटी डिफाइन करते हैं एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है, टू एमिसिव पावर ऑफ एनी जनरल ऑब्जेक्ट एक्स। तो एमिसिव पावर ऑफ एनी जनरल ऑब्जेक्ट एक्स टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ये रेशियो कहलाता है एमिसिविटी। अब एमिसिविटी बच्चों हमेशा 1 से छोटा होगा, ठीक है, जनरल ऑब्जेक्ट के लिए एमिसिविटी हमेशा 1 से छोटा होगा, और 1 के बराबर किसके लिए होगा बच्चों? एमिसिविटी की वैल्यू 1 के बराबर किसके लिए होगी? ब्लैक बॉडी के लिए। ब्लैक बॉडी के लिए, है ना। तो ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी 1 होगी, बाकी जितने भी जनरल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए एमिसिविटी 1 से छोटी होगी। डायमेंशन या यूनिट क्या हो जाएंगे बच्चों इसके एमिसिविटी के? यूनिटलेस, बिल्कुल यूनिटलेस, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि रेशियो एमिसिव पावर का रेशियो है, ठीक है। लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन जल्दी से, एमिसिविटी लिखिए। सर वहाँ 60 वॉट पर मीटर स्क्वायर सेकेंड नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल नहीं वॉट आएगा, पर मीटर स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम सॉरी, इसको मैं हटाता हूँ, सेकेंड्स नहीं आएंगे, वॉट पर मीटर स्क्वायर। लिख लीजिए बच्चों डेफिनेशन एमिसिविटी की, इट इज रेशियो ऑफ, it is ratio of emissive power of general object, it is ratio of emissive power of general object to emissive power of black body
It is the ratio of emissive power of general object to emissive power of black body उसके बाद बच्चों आप ऐसे फॉर्मूला लिखिएगा E बराबर ई एक्स अपॉन ई बी बी, ब्लैक बॉडी, और ई एक्स मतलब एमिसिव पावर ऑफ जनरल ऑब्जेक्ट। फिर अगला पॉइंट लिख लीजिएगा E लेस देन और इक्वल टू 1। फिर अगला पॉइंट लिख लीजिएगा यूनिट लेस। डन सर। ठीक है, ठीक है। अगली हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, एब्जॉर्प्टिविटी। एमिसिविटी हो गया, अगली हेडिंग एब्जॉर्प्टिविटी। मैं लिख देता हूं ये बच्चों, हटा रहा हूं मैं स्लाइड। अगली हेडिंग पड़ेगी एब्जॉर्प्टिविटी। बच्चों जैसे हम लोगों ने एमिसिविटी डिफाइन किया है वैसे ही डिफाइन करते हैं एब्जॉर्प्टिविटी। तो आप में से कोई अगर डेफिनेशन बनाना चाहे इसकी, एब्जॉर्प्टिविटी की डेफिनेशन कैसे होगी, जैसे एमिसिविटी डिफाइंड है बिल्कुल वैसे ही है। कोई बताना चाहेगा एब्जॉर्प्टिविटी? It is the ratio of The ratio of power of absorptive general power of object to general the object. absorptive power of black body. बिल्कुल, इट इज द रेशियो ऑफ एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, ये कहलाता है बच्चों एब्जॉर्प्टिविटी। तो एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ एनी जनरल ऑब्जेक्ट एक्स टू एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ये कहलाएगा बच्चों आपका एब्जॉर्प्टिविटी। अब थोड़ा सा सोच के बच्चों मुझे आंसर बताइएगा, मैं लिखवा दूंगा, आप परेशान मत होइए। एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी कितना होता है बच्चों? एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी 1 है ना, क्योंकि एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है, जितना भी एनर्जी गिरे उसका कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ब्लैक बॉडी के लिए क्या होता है, जितना गिरता है सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज 1। तो अगर एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी 1 हो जाएगा तो जो यहां से कंक्लूड कर सकते हो कि जो एब्जॉर्प्टिव पावर है और जो एब्जॉर्प्टिविटी है उन दोनों की वैल्यूज बराबर होती है। ठीक है, तो चूंकि एमिसिविटी डिफाइंड है ना, और कहीं कहीं पे एब्जॉर्प्टिविटी भी लिखा रह जाता है, इसलिए अलग से बताने की जरूरत है। बाकी नहीं भी है तो एब्जॉर्प्टिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर इंटरचेंजेबल है। तो कहीं भी आपको क्वेश्चन में एब्जॉर्प्टिविटी दिख जाए या एब्जॉर्प्टिव पावर दिख जाए, वो एक ही चीज है, जो एब्जॉर्प्टिविटी है वही एब्जॉर्प्टिव पावर है। ठीक है, लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए एब्जॉर्प्टिविटी, और मैं लिखवा देता हूं आपको। सर हाँ, सर फिर ऐसे तो एमिसिविटी भी वो एमिसिव पावर के बराबर ही है। नहीं 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 नहीं, मैं आता हूं वापस से, मैं पूरा एक बार सम अप करूंगा। अभी आप इस पे थोड़ा सा, जैसे एमिसिविटी डिफाइन किया था, एमिसिव पावर ऑफ जनरल ऑब्जेक्ट टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, और जो एब्जॉर्प्टिविटी डिफाइन है, एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ जनरल ऑब्जेक्ट टू एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। और एब्जॉर्प्टिव पावर ब्लैक बॉडी की 1 होती है, क्योंकि जितना गिरता है सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो किसी ऑब्जेक्ट का एब्जॉर्प्टिव पावर और एब्जॉर्प्टिविटी दोनों बराबर होंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर जितने भी, हाँ बोलिए बोलिए। एमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी भी तो 1 ही होती है ना? एमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी 1 होता है, बिल्कुल। हाँ, तो फिर उसके हिसाब से तो वो भी बराबर ही हुआ। आप एक मिनट ये लिख लीजिए, मैं सारा आपको बताता हूँ फिर, है ना, नहीं तो फिर सब कंफ्यूज होंगे ना। मैं सारी डेफिनेशन जितनी भी बताई सब एक साथ लिख दूंगा यहाँ पे, मैं कंक्लूड करूंगा। बस आप एक मिनट मुझे दीजिए, मैं लिखवा देता हूँ इसको। लिखिए एब्जॉर्प्टिविटी, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ it is defined as ratio of absorptive power. It is defined as ratio of absorptive power of general object
It is defined as ratio of absorptive power of general object to absorptive power of black body. It is defined as ratio of absorptive power of general object to absorptive power of black body. इसके बारे में लिख लीजिएगा बच्चों कि ऐसा पहले फॉर्मूला, फिर एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज 1, एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज 1. इस वजह से एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एब्जॉर्प्टिविटी, और एब्जॉर्प्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1. सो एब्जॉर्प्टिव पावर और एब्जॉर्प्टिविटी किसी भी ऑब्जेक्ट की एक से छोटी होगी. ब्लैक बॉडी के लिए एब्जॉर्प्टिव पावर और एब्जॉर्प्टिविटी दोनों 1 होंगे. बहुत सारी डेफिनेशंस बच्चों हम लोगों ने करी है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए. मैं सारे एक बार लिख देता हूं यहाँ पे, और कुछ भी आपको समझना है या कोई आपको नहीं क्लियर हुआ है तो आप बेझिझक पूछिए. देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया था एब्जॉर्प्टिव पावर, ट्रांसमिसिव पावर और रिफ्लेक्टिव पावर. ठीक है, तो ये पावर बच्चों वैसे टर्म पढ़ना नहीं चाहिए, ये फ्रैक्शन होते हैं. ठीक है, कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब कर लेगा वो एब्जॉर्प्टिव पावर कहलाएगी, कितना परसेंट ट्रांसमिट हो जाएगा वो ट्रांसमिसिव पावर कहलाएगी, कितना परसेंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा वो रिफ्लेक्टिव पावर कहलाएगी. तो ये 3 फ्रैक्शन है, हालांकि नाम में सब में पावर है बट सारे यूनिटलेस, डायमेंशनलेस. इसके बाद मैंने बताया था आपको एमिसिव पावर. देखिए, एमिसिव पावर होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट से 1 सेकेंड में 1 यूनिट एरिया में कितनी एनर्जी रेडिएट होगी वो कहलाएगा एमिसिव पावर. इन सारी क्वांटिटीज में जितनी मैंने आपको बताई है, ये अकेली एक क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट है, वॉट पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, एमिसिव पावर यानी 1 मीटर स्क्वायर से कितनी पावर रेडिएट हो रही है वो कहलाता है एमिसिव पावर. ठीक है, उसके बाद स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर पढ़ा है, वो इसी का ही वर्जन है कि वॉट पर मीटर स्क्वायर पर एंगस्ट्रॉम. यूनिट वेवलेंथ के लिए जो एमिसिव पावर है वो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर कहलाती है. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया एब्जॉर्प्टिविटी. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया एमिसिविटी. ठीक है, अब एमिसिविटी क्या है? एमिसिविटी है रेशियो. ठीक है, कि मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का रेशियो 0.6 है, एमिसिविटी किसी ऑब्जेक्ट के लिए 0.6 है. इसका क्या कहने का मतलब है कि अगर मैं सारी कंडीशन सेम रख दूं और वहां पे ब्लैक बॉडी रख दूं और एक जनरल ऑब्जेक्ट रख दूं ये जिसकी एमिसिविटी 0.6 है, तो ब्लैक बॉडी का 60% एमिसिव पावर होगा. ठीक है, तो एमिसिविटी आपको बताती है जैसे 0.6, तो मतलब जो ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर है उसका 60% एमिसिव पावर होगा इस जनरल ऑब्जेक्ट का. ठीक है, और एमिसिविटी ब्लैक बॉडी के लिए 1 होती है. एमिसिविटी फॉर ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू 1. क्यों सर एमिसिविटी ब्लैक बॉडी की 1 क्यों होती है? क्योंकि डिफाइंड ही ऐसे है कि एमिसिव पावर ऑफ एनी जनरल ऑब्जेक्ट टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी. ठीक है, तो आप ऊपर भी ब्लैक बॉडी रख देंगे नीचे भी तो रेशियो 1 हो जाएगा. तो मतलब 100% ब्लैक बॉडी के लिए, बाकी जितने जनरल ऑब्जेक्ट हैं उनके 100 से कम होगी, 90%, 80%, 60%, 30%, है ना. तो वो एमिसिविटी मतलब जनरल ब्लैक बॉडी के कंपेरेटिवली ये कितना इनका एमिसिव पावर होगा वो आपको एमिसिविटी बताती है. जितना ज्यादा एमिसिविटी होगा उतना ज्यादा वो ब्लैक बॉडी के क्लोज होगा, उतना ज्यादा वो अच्छे एमिटर होंगे. सर हाँ, यहाँ ये जरूरी नहीं है ना कि एमिसिव पावर ब्लैक बॉडी की 1 हो. एमिसिव पावर ब्लैक बॉडी की 1 नहीं, वो जरूरी नहीं है. एमिसिव पावर तो वॉट पर मीटर स्क्वायर है ना. 1 मीटर स्क्वायर से कितनी एनर्जी निकल रही है, तो आप 1 मीटर स्क्वायर से 1 सेकंड में कितनी एनर्जी निकल रही है, आप जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतनी ज्यादा उस ब्लैक बॉडी से पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड एनर्जी निकलेगी. तो एमिसिव पावर ब्लैक बॉडी का 1 होना जरूरी नहीं है. एमिसिविटी ब्लैक बॉडी की 1 होगी. एमिसिव पावर किसी जनरल ऑब्जेक्ट का 1 से कम होगा, तो जितना कम होगा उतने खराब एमिटर होंगे वो. लास्ट में मैंने पढ़ाया है आपको एब्जॉर्प्टिविटी. एब्जॉर्प्टिविटी जैसे एमिसिविटी डिफाइन हुआ था वैसे ही एब्जॉर्प्टिविटी डिफाइन है कि एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ जनरल ऑब्जेक्ट तो एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी. अब चूंकि एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी 1 होता है, जितना इंसिडेंट होता है सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाता है, इसीलिए जो एब्जॉर्प्टिव पावर है और जो एब्जॉर्प्टिविटी है दोनों बराबर हो जाता है. ठीक है,
ये भी यूनिटलेस डायमेंशनलेस, इसकी वैल्यू एब्जॉर्प्टिविटी या एब्जॉर्प्टिव पावर इंटरचेंजेबल टर्म है, कहीं पे एब्जॉर्प्टिव पावर लिखा रहे या एब्जॉर्प्टिविटी लिखा रहे, तो आपको एक ही चीज समझना है, दोनों की वैल्यू एक से छोटी है। अब एब्जॉर्प्टिविटी की डेफिनेशन थोड़ा सा अलग हो जाती है कि एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ जनरल ऑब्जेक्ट, एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, लेकिन अगर सवाल करते समय कहीं पे आपको एब्जॉर्प्टिव पावर लिखा हो या एब्जॉर्प्टिविटी लिखा हो तो उसमें आप घबराइएगा नहीं, आप उनको एक ही मान के सॉल्व कर लीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एब्जॉर्प्टिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर दोनों सेम है। अभी तो बच्चों इतना ही हुआ है, अभी और भी 2-3 डेफिनेशंस हैं वो भी हम लोग करेंगे। तो आप लोग बताइए जरा कि ये जितनी हम लोगों ने आज डेफिनेशन की थोड़ा बहुत समझ में आई है आपको या कंफ्यूज हो गए, पूरी खिचड़ी पक गई, कहाँ क्या है, कौन एमएसए है कौन? नहीं सर, समझ आ रहा आ है। गया सर, चलिए आ ठीक गया है, सर। ठीक है। बिल्कुल कल क्लियर है सर। हाँ, आप कल आइएगा बच्चों तो थोड़ा सा इसको एक बार रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि कल फिर से यहीं से शुरू करेंगे, एब्जॉर्प्टिविटी के आगे भी और कई सारे रिलेशन है वो पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू, Thank you for teaching us. थैंक यू एवरीवन।